वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के बारे में कुछ और अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को सौर मंडल के बारे में, पृथ्वी के बारे में बताया है, सूर्य के बारे में बताया है, 8 ग्रहों के बारे में बताया है ना। तो चलिए कुछ सूरज और पृथ्वी के बीच का क्या क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए लो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शूद्र ग्रह किसे कहते हैं। शूद्र का ग्रह का मतलब होता है, शूद्र माने होता है छोटा छोटा। शूद्र का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा। पहले के ज़माने में शूद्र जाति के लोगों को लोग बड़ी जो है सताते थे, है ना। तो शूद्र माने हाँ छोटे जाति के लोग कहा है, उनको क्षुद्र कहा जाता था, है ना। तो शूद्र ग्रह उन्हें कहते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड, बहुत छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। समझ में, बहुत छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत छोटे गोला वोला पाया जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। यह किसके किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी इनकी दोनों की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ रहे ना। देखिए फॉरफेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। फॉरफेस्टा क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा कि फॉरवेस्टा या फेस्टा एक ऐसा ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु को कॉमेट बोलते हैं। देखो सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड हैं। सौर मंडल को जो एकदम आखिरी छोर है ना, उस पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? अरबों पिंड पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं, ठीक है ना। देखिए हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है। तो एगो धूमकेतु का नाम याद रखिएगा, हैले। क्या नाम याद रखिएगा? हैले। इसका परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है। यानी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। हाँ, अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था। अंतिम बार यह कब देखा गया था? 1986 में देखा गया था। और फिर 76 साल बाद, इसमें 76 जोड़ दीजिए, 1986 में 76 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 2 हाथ में 1, 8 7 15 16 हाथ में 1, 1901 20, यानी 2062 में यह दोबारा देखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 2062 में यह दोबारा देखा जाएगा, याद रखिएगा। अंतिम बार यह कब देखा गया था? 1986 में। तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा, यानी 2062 में फिर यह दिखाई देगा। कौन? हैले, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिए, उल्का किसे कहते हैं? उल्का कहते हैं कि प्रकाश की चमकीली चमकीली धारियां जो होती है सौर मंडल में होती हैं, जो बहुत कम समय के लिए, छोटे समय के लिए चमक के हट जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। किसे कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे पृथ्वी की 2 गतियां होती है। पृथ्वी की कितनी गति होती है? 2 गति होती है। कौन कौन? एगो रोटेशन होता है, एगो रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन को कहते हैं घूर्णन गति, चाहे दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं, चाहे घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और रिवोल्यूशन बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे रिवोल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उपसौर और अपसौर। उपसौर का मतलब होता है पृथ्वी जब सूरज के बहुत नजदीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग उपसौर कहते हैं। उपसौर, पृथ्वी सूरज के जब नजदीक रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? उपसौर बोलेंगे। और जब दूर जाएगी तो अपसौर, अपसौर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं ना। आज जब दूर चली जाती है तो अपसौर कहते हैं। कोई दिक्कत? जब दूर जाती है तो क्या कहते हैं? उसे अपसौर। और जब नजदीक आती है तो उसे उपसौर कहते हैं। देखिए सूर्य से नजदीक 3 जनवरी को जो होता है उपसौर होता है। यानी पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक कब आती है? 3 जनवरी को आती है, याद रखिएगा। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। और इस दिन सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है।
किलोमीटर होती है, ठीक है ना। इस दिन सूरज की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी सबसे कम दूरी इसी दिन होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और उपसौर देखिए, भले अपसौर, इस दिन सूरज की दूरी पृथ्वी से क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, समझ आ रहा ना। कितना किलोमीटर होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, अक्षांश किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान के कोणीय दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी क्या, ये इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त, इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर यही क्या होता है? यही सब क्या है? अक्षांश है। यही रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। जैसे वृत्त में कैसे आप लोग कोड खींचते हैं, जीवा खींचते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अक्षांश बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता देते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती है, यहाँ पे देखिए, अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 89 होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 होती है, और एक विषुवत वृत्त को ले लीजिएगा तो टोटल मिल कितनी होती है? 189। कितना होती है? 189। यानी ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 89 हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, और एगो इसको बीच वाला ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? 179। तो ये टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। और देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? 360। याद रखिएगा, अक्षांश की कुल संख्या 189, देशांतर की कुल संख्या 360। याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी का अंतर कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये अक्षांश और ये अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है। ये देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, देशांतर किसे कहते हैं? देखो, ये तो हो गया अक्षांश रेखाएं, और जब ये रेखाएं जब ऐसे होती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। इनके दो देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है, राइट। याद रहेगा ना। यहाँ पे देखिए, और ये एकदम समानांतर नहीं होती है, ये समानांतर नहीं होती है, थोड़ा सा क्या होती है? गोलीय होती है, ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे थोड़ा सा रहती है, ऐसे रहती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और इसके बारे में और आपको बता दूं, अगर ये पृथ्वी है तो एक बात याद रखिए, अगर ये थोड़ा सा क्या होती है? कम, ये थोड़ा सा नज़दीक होती है, और ये दूरी क्या होती है? विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं में क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, और ये क्या है? अक्षांश रेखा है, और ये क्या है? विषुवत रेखा है। तो जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। समझ आ रहा है ना। चलिए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देशांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? देशांतर कहेंगे। देशांतर की कुल संख्या 360। याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और याद रखिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरण क्या होती है? एकदम क्या होती है? पृथ्वी पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरण पृथ्वी पर क्या होती है? एकदम सीधी पड़ती है। तो जब सीधी पड़ेगी तो दिन और रात क्या होते हैं? उस दिन बराबर होते हैं, ठीक है ना। और देखिए, 21 जून और 23 सितंबर के बीच में जब 21 जून से आगे बढ़ता है 22 जून, समझा ना, तो देखिए, दिन की अवधि क्या होती है? 21 जून, यहाँ पे क्या है? 21 मार्च दिखा ना, तो दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ने लगती है। दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ने लगती है। और फिर उधर क्या होता है आपका? 23 सितंबर के बाद से क्या होता है? दिन क्या होता है? घटने लगता है। आ रहा समझ में ना। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो गया। उस दिन 12-12 घंटा का दिन और रात होगा। लेकिन उसके बाद 21 मार्च के बाद क्या होगा? धीरे धीरे दिन बढ़ने लगेगा। और कब तक बढ़ेगा? तो 23 सितंबर तक जाके फिर बराबर हो जाएंगे दोनों, और उसके बाद फिर क्या होगा? दिन छोटा होने लगता है। आ रहा समझ में ना। तो नेक्स्ट देखिए लो यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा। अब आप लोग जानते हैं ना दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए,
और हम लोग किस गोलार्ध में हैं? हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। हम लोग यहाँ पे हैं, इंडिया यहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना? तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं। तो देखो इस गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, यानी निचला ये दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। तो हम लोग के यहाँ सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 22 सितंबर को। उल्टा हो जाता है, बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर, सॉरी दिसंबर हमको लिखना चाहिए था, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, नो डाउट। तो जब यहाँ पे लंबा दिन होगा तो इसका उल्टा हमारे यहाँ हो जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को हो जाएगा। तो इसीलिए ना 25 तारीख के बाद क्रिश्चियन लोग बड़ा दिन, 25 दिसंबर को क्रिश्चियन लोग बड़ा दिन मनाते हैं। उस दिन से दिन बढ़ना क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा 3 दिन घटा दीजिएगा तो याद रहेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद दिन बढ़ना क्या होता है? शुरू हो जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 21, हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा? 21 जून को। हमारे यहाँ अगर बढ़ेगा तो इन लोग के यहाँ घटेगा, समझ रहे ना? और इन लोग के यहाँ अगर बढ़ता है तो हमारे यहाँ क्या होता है? घटता है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में अगर बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट समझिएगा। प्रत्येक देशांतर के बीच कितना का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है, बता दिए हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। विषुवतीय व्यास का मतलब होता है विषुवत रेखा का व्यास। देखिए अगर ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी का यह विषुवत रेखा है ना, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब मापिएगा ना, तो ये दूरी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ा सा अंडाकार है, समझ रहे ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 12,756। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं माप के अगर ऐसे मापिएगा ना, तो 43 को क्या होता है? कम हो जाता है, 43 किलोमीटर कम हो जाता है। तो 12,713 किलोमीटर हो जाता है, समझ में आ गया ना? तो जब यहाँ से यहाँ मापिएगा तो 12,756, और जब यहाँ से यहाँ मापिएगा तो 12,713। दोनों के बीच का अंतर 43 किलोमीटर का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? और एक बात और याद दिला देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी के ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर क्या होता है? कर्क रेखा होता है। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री ऊपर। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ पे कर्क रेखा होता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा, याद रहेगा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, और ये और नीचे तो 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है नहीं? यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे देखिएगा, यह अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या रही है? घूम रही है, अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है। अपने अक्ष पर कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रही है? 1610 किलोमीटर। जबकि सूरज के चारों ओर यह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। यानी 29.8 किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है कौन? पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। याद रहेगा इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसके बारे में हम लोग इतना जानकारी ले लिए। भूमध्य रेखा वाला, हाँ चलिए। भूमध्य रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री
को हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और दक्षिण में अंटार्कटिक बोलते हैं। यहाँ पे ध्रुव होता है, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है, लोग 6 महीना के लिए रिसर्च पर रुकते हैं, और वहाँ का इलाका बहुत ठंडा होता है, पोलर बियर वहाँ पे पाए जाते हैं लोग। चलिए इतना हम लोग जानकारी लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।